सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी दैनंदिन स्वास्थ्य विषयक समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आते हैं और संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। श्रृंखला की लोकप्रियता इस हिसाब से कि 210 के ऊपर हमने हमारी कड़ियां पार कर ली है और आज हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि इसी कार्यक्रम में 2015 से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और देखते देखते आज 6 वर्ष हो गए हैं। और इसका पूरा श्रेय चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजेतिया जी और उनकी पूरी टीम और साथ ही हमारे साथी विशेषज्ञों को है। मित्रों, इसमें आपका जो अपार स्नेह और प्रेम है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। और आज का विषय जहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसी विषय पर हम फिर है वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यह हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और आज हम अपने आप को इसलिए भी ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि आज हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे जो पैनल है, वह नामांकित अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पैनलिस्ट के साथ हैं। कार्यक्रम शुरू कर उसके पहले मैं आपका परिचय हमारे अतिथियों से कराता हूँ। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक जी ढोबरे सर का, जो मुंबई निवासी हैं और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे दूसरे पैनलिस्ट इंदौर निवासी डॉक्टर मनीष जी वर्मा है, जो टोबैको कैंपेन जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाता है उसके कोऑर्डिनेटर है। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और हमारे अपने अमरावती शहर निवासी लेकिन इस कार्यक्रम के राज्य स्तरीय संयोजक स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर समीर जी केडिया। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस दिवस की शुरुआत 1987 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कि तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जन जागृति करना है। डॉक्टर समीर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू होते कितने प्रकार के हैं और इसमें नुकसानदायक तत्व कौन से होते हैं। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रयोग करने वाला देश है। हमारे यहाँ पे बेसिकली 2 प्रकार के तंबाकू होते हैं, एक जिसको हम लोग वो कहते हैं स्मोकलेस टोबैको और एक जो स्मोकिंग में प्रयोग होता है। स्मोकलेस टोबैको में गुटखा, खर्रा, खैनी, मावा, उसमें नस, ये सब भी आता है। हमारे रीजन में, महाराष्ट्र या विदर्भ रीजन में सबसे ज्यादा तंबाकू को चूने के साथ में मिक्स करके उसको होठ या जीभ के नीचे रखा जाता है। ऐसे ही स्मोक, जो तंबाकू स्मोक के रूप में यूज होता है, उसमें बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चीलम, बाकी सिगार, पाइप, ये सब चीजें भी आती है। हमारे यहाँ पे सिगार और बीड़ी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और भले ही हम लोग ये सोचे कि हुक्के का प्रयोग हमारे यहाँ कम होता है, लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें पब्स में, बार्स में बिगर टोबैको का हुक्का दिया जाता है, उसमें भी जो बर्निंग वाला जो पदार्थ रहता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि कार्सिनोजेनिक पदार्थ है। जैसा कि आपने अभी पूछा कि उसमें हानिकारक पदार्थ क्या रहते हैं, तो जो स्मोकलेस टोबैको है उसके अंदर में करीबन 3000 प्रकार के केमिकल्स और जो स्मोकिंग वाला जो टोबैको है उसमें करीबन 4000 तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से नियर अबाउट 60 केमिकल्स को कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर का कारक ऐसा बताया गया है। सबसे ज्यादा उसमें निकोटीन, यह आप सबको शायद ये नाम पढ़ा होगा, मालूम होगा, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे हानिकारक पदार्थ टोबैको में रहते हैं। तो डॉक्टर समीर जी ने जिस निकोटीन तत्व की चर्चा की है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह हमारा व्यसन कारक, मतलब एक बार इसकी अगर आदत लगी तो हमारे व्यसन में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें मनोरंजक तत्व यह है कि जब इसका इतिहास खोजा गया तो विश्व का सबसे पहला स्मोकर निकोट नाम के व्यक्ति पाया है, जिसके नाम पर यह निकोटीन शब्द आया है। डॉक्टर मनीष जी सर, ऐसा माना जाता है कि तंबाकू जो होता है टोबैको शरीर के हर अवयव पर, हर ऑर्गन पर, हर सिस्टम पर यह नुकसान करता है, चाहे ब्रेन पे हो तो लकवा करे, हार्ट पे हो तो हार्ट डिजीज करते हैं। तो इसके ओवरऑल शरीर पर दुष्परिणाम क्या होता है, विशेषकर ओरल हेल्थ यानी मौखिक आरोग्य पर इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं?
तंबाकू न सिर्फ मानव स्वास्थ्य पे बल्कि हमारे इकोसिस्टम, हमारे हेल्थ सेक्टर एवं इकोनॉमी पर के लिए भी हानिकारक है। भारत में तंबाकू के कारण करीब 10 लाख लोगों की जान हर वर्ष जाती है। टोबैको एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट स्मोक कहते हैं, दोनों तरीके से अपने दुष्परिणाम छोड़ता है। तंबाकू शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाती है। यह कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू के अंदर 4000 से ज्यादा विषैले रसायन होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग तंबाकू का किसी प्रकार सेवन करते हैं, उनका मुंह का लचीलापन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं, मुंह का खुलना कम हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, सलाइवा जो अपन लार होती है वो भी कम बनती है, मुंह में हमेशा जलन बनी रहती है और कई बार मरीज अपना सामान्य भोजन भी नहीं कर पाता है। इस अवस्था को हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एवं ल्यूकोपेकिया कहते हैं, जिसका समय पर इलाज नहीं होता तो वह ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तंबाकू के सेवन से मसूड़े कमजोर होकर पायरिया हो जाता है, जिससे दांत गिर जाते हैं। इसका दुष्परिणाम उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तंबाकू से दांत एवं मसूड़े बदरंग हो जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, मरीज के मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा तंबाकू हमारे लंग्स, हार्ट, आईज, वेस्कुलर सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी सभी को इफेक्ट करता है। जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, उन्हें प्री टर्म बेबीज या लो बर्थ बेबीज, और कितनी बार उनके जो बच्चे जन्मते हैं उनमें डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज जैसे कटे होंठ और तालू की अधिकतर पाए जाते हैं। ये हमारे तंबाकू के होने पर कुछ दुष्परिणाम है। सर, आपने बिल्कुल सही बात कही और आप जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पैसिव स्मोकिंग, मतलब अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है पर अगर कोई बाजू में आसपास में कर रहा है, उसका धुआं उसके शरीर में पहुंच रहा है तो वो भी नुकसानदायक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है खासकर गर्भावस्था में, तो उसके होने वाले शिशुओं में भी कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर ढोबळे सर, ऐसा माना जाता है कि किशोरों में यह वृत्ति अगर वे 20 साल तक रोके तो उसके आगे होने के चांसेस कम है। और एक जो स्टडी की गई थी कि जो चेन स्मोकर्स थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली सिगरेट पहली बार जो प्रयोग किया था 18 साल से कम उम्र में किए। तो इसका मतलब है कि अगर हम बच्चों को, युवाओं को इस आदत से बचा सके तो हो सकता है आगे उनको बचा सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो टोबैको कंपनीज भी है वो चाहते हैं कि युवा इसके प्रति आकर्षित हो, क्योंकि एक बार उन्हें ये लत, ये व्यसन लग गया तो ये उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर होंगे, बजाय इसके कि अगर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं। आप चूंकि इस विषय में काफी विशेषज्ञ रखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी आप जोर शोर से इसका प्रचार है, तो ऐसा माना है कैज़ेम यंग कि हम छोटी उम्र से उन्हें बचाना चाहते हैं। आपकी क्या सलाह? आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें निकोटिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टोबैको है और इससे बेसिकली एडिक्शन हो जाता है। और ये जो एडिक्शन है जैसे बचपन में चालू हो गया तो यूजुअली वो डिसकंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। और निकोटिन जो है पूरे ब्लड में जाने की वजह से हर आदमी को कंटिन्यूअसली वो करना भी चाहे तो मुझे छोड़ने का है, अगर कोई हम उसको कंटिन्यूअसली उसको काउंसलिंग करें आप छोड़ना चाहिए, फिर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि निकोटिन की वजह से एक एडिक्शन जो बन जाता है वो बहुत डिफिकल्ट है ये करना। और निकोटिन एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है। उस वास्ते हमने हमारे एसोसिएशन ने बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे लास्ट 10 ईयर से हम कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम स्कूल में पर्टिकुलरली इधर से जो चालू हो जाता है यंग एज में, पर्टिकुलरली वो मूवी देखने के बाद अगर कोई उसका फ्रेंड स्मोक कर लेता है उसको भी लगता है कि मैं वैसे जैसे स्मोक करूं। उस वास्ते हम ये एज में पर्टिकुलरली हमारी एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं और उसके पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स और इधर हम कुछ एक्टिविटी कंडक्ट कर देते हैं जिसके वजह से ये उसकी हैबिट ही बन जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। निश्चित तौर से कि अगर उन्हें इसके दुष्परिणाम छोटी उम्र से पता हो तो वो शायद इससे वो उसकी आदत नहीं होगा। जैसे हम बताए कि अगर 20 साल तक अपनी आदत को रोक के रखे तो बहुत कम चांसेस है कि आगे वो इसके शिकार हों। तो सर ने जैसा बताया कि अगर हम यह शिक्षा और जन जागृति स्कूल और कॉलेज डे से शुरू करें तो ये आगे समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए काफी उपयोगी होगा।
डॉक्टर समीर जी, चूंकि हम कोरोना काल को भोग रहे हैं, उससे पीड़ित हैं, तो इस पीरियड में कोरोना और स्मोकिंग, इसका संबंध आप क्या मानते हैं? खासकर मैं इस पार्श्वभूमि में पूछ रहा हूँ कि बहुत से युवा और हमारे जो तरुण साथी हैं वे घर पर हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और कहा जाता है एक बहुत बड़ा कारण स्मोकिंग का अकेलापन या तनाव होता है। आपकी क्या राय है? सर, ये एकदम सही बात है कि कई बार जो स्मोकिंग की आदत शुरू होती है वो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर के अलावा तनाव महसूस करने में, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होती है। और इस वैश्विक महामारी के बीच में हम सभी लोग अपने अपने स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा, स्मोकिंग का पर्टिकुलरली इस महामारी के ऊपर या इस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा। स्टार्ट इस तरीके से होगा कि जो भी स्मोकिंग करता है तो उसका हाथ उस बार बार अपने लिप्स को लगेगा, या वो जब तंबाकू खाएगा तो वो बार बार अपने मुंह के अंदर में हाथ डालेगा। अभी हमें सबको पता है कि यह जो रोग है यह मुंह के द्वारा ही अंदर जाता है या नाक के द्वारा ही अंदर जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो लंग्स की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो ब्रोंकाइटिस में या बाकी के इन्फेक्शन जो लंग्स में होते हैं उसका मुख्य कारण स्मोकिंग है। और कोविड-19 इन्फेक्शन भी लंग्स को ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो इस कारण से जो पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं उनमें स्टडीज में यह पाया गया है कि उन्हें यह बीमारी ज़्यादा गंभीर तौर से अफेक्ट कर रही है और उन्हें आईसीयू में भर्ती होने के 1.5 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का किसी और प्रकार से भी सेवन करते हैं, उनमें बाकी की कुछ बीमारीज है जिनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। जैसे हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बाकी बीमारियां हैं, जिन्हें कोमॉर्बिडिटी के नाम से आज पब्लिक जानती है। तो ये कोमॉर्बिडिटी फैक्टर भी उनमें आ जाता है। तो इस कारण से पेंडेमिक का, कोरोना महामारी का, बीमारी का इफेक्ट उनके ऊपर ज्यादा होता है। तो सर, इस सब पूरे विषय में एक चीज मैं और ये जोड़ना चाहूंगा कि भले ही आज कोविड का महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी ने हमारी पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है, हमारी जीवन शैली को बदल के रखा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह भी है कि यह सबसे बेस्ट समय है स्मोकिंग छोड़ने के लिए और अपने तंबाकू जन्य बाकी के पदार्थों का आदत छोड़ने के लिए। क्योंकि जब हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल रही है और हमें इसके बैड इफेक्ट्स पता चल रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग स्मोकिंग को बंद कर दें। जिस समय से स्मोकिंग बंद होगी उसी समय से वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। 12 घंटे के अंदर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ऐसे करते करते कुछ समय के बाद में जब हैबिट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट बेनिफिशियरी को मिलेगा। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे अच्छा समय है कि जब वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, तंबाकू से सेवन छोड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कारणों में, जैसे आपने बताया, पीयर प्रेशर होता है। एक कारण ये होता है कि वो ऐसे मानते हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कि जैसे भाई पब में गए या बार में गए या कहीं पे पार्टी में गए और वहां पर प्रेशर होता है, तब जब चूंकि आप घर में ही हैं तो ये सब चीजें जाने का आपका काम नहीं पड़ेगा, तो ट्रिगर शायद कम हो जाए। और घर में आप सब परिवार के साथ सम्मिलित हो सकता है आपका विल पावर बढ़े और आप इस तरह के और ज्यादा उद्यत हो और शायद इसको छोड़ सकते हैं। डॉक्टर मनीष जी, सर बात को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि जब इस लत को छोड़ने की बात हुई, हमारे पूरे युवाओं को और हमारे नागरिकों को इस आदत से बचाने की चर्चा हो रही है, इस विषय में आप व्यक्तिगत तौर पे क्या उपाय करना चाहिए? आपकी क्या सलाह होगी? अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने का निश्चय कर ले तो यह उसके लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं है। टोबैको में निकोटीन होता है जो एक हैबिट फॉर्मिंग केमिकल होता है और टोबैको एडिक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वही होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुष्प्रभाव को छोड़ने से होने वाले हम फायदे गिनाएंगे तो डेफिनेटली वो उस चीज को छोड़ने की कोशिश पूरी करेगा। जनरली वही हम लोग दो तरीके से पेशेंट को एजुकेट करते हैं, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच से और दूसरा फार्माकोलॉजिकल अप्रोच से कुछ ड्रग्स के द्वारा। टोबैको एडिक्शन, जो पेशेंट जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं वो सालों से एडिक्ट होते हैं, उनका मैनेजमेंट करने के लिए एक बेसिकली टीम लगती है हमको, जिसमें डॉक्टर खुद रहता है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स का, उसके क्लोज सर्कल का एक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग हमको इंटरनल सपोर्ट लगता है। जो मेथड हम लोग एडवोकेट करते हैं उसमें पेशेंट की बिहेवियर और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हम लोग एडवोकेट करते हैं। पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर क्विट डे सेट करें
क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि अपने कितनी बार रिलीजियस फंक्शंस होते हैं तो लोग अपने जितने व्यसन होते हैं छोड़ देते हैं। तो ये इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हम पेशेंट को एडवाइस करें कि भैया कोई इंपॉर्टेंट डे चूज कर ले और देन यू फिक्स डेट डे कि मेरा बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, तो उस दिन से वो छोड़ने का प्रण ले सकता है। और साथ ही वह अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले कि मैं ये दिन से तंबाकू छोड़ने वाला हूँ, ताकि जब डी एडिक्शन के लिए जाएगा तो जो भी उसको इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, इसमें फैमिली और उसके फ्रेंड्स का एक काफी बड़ा इंटरनल सपोर्ट रहता है। कितनी बार जो निकोटिन क्रेविंग होती है उसके बाद पेशेंट्स को परेशानी आती है, साथ ही उसका डेली रूटीन में होने वाले स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए फ्रेंड्स और अपने फैमिली का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, हेल्थ एक्सरसाइज टू डिविएट फ्रॉम दिस हैबिट्स। समटाइम्स वी एडवोकेट फॉर द चेंज इन लाइफस्टाइल्स आल्सो। एंड अगर आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो आपके साथ रोज तंबाकू खाता है, तो बेटर टू चेंज द फ्रेंड सर्कल आल्सो। कुछ बार हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जब एक क्रेविंग होती है, जब तलब लगती है, तो तंबाकू की जगह कुछ और रख ले, जैसे इलायची रख ले, सौंफ रख ले, लौंग रख ले, ताकि उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। पर्टिकुलरली एक जो उसका पिक टाइम होता है, अगर वो पास ऑन कर लेता है तो डेफिनेटली उसका क्रेविंग लेवल, एडिक्शन लेवल ग्रेजुअली कम हो जाता है। समटाइम्स वी एडवोकेट पेशेंट टू लीव ग्रेजुअली। जो उसका तंबाकू डेली खा रहा है या नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे स्मोक कर रहा है, उसको ग्रेजुअली टेपर डाउन करेगा, तभी वो कितनी बार सक्सेसफुली उसको क्विट कर देता है। कुछ कंडीशन में हमको निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। निकोटिन काफी फॉर्म्स अवेलेबल है, च्युइंग गम्स आती हैं, इनहेलर्स आते हैं, पैचेस आते हैं, नेजल स्प्रेस आते हैं। ये भी हम लॉन्ग टर्म पेशेंट की काउंसलिंग करके उसको मॉनिटर करके हम लोग टैपरिंग डोज में एडवाइस करते हैं। कुछ कंडीशन में नॉन निकोटिन ड्रग्स आते हैं जो बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, मूड बस्टर्स होते हैं। ये भी पेशेंट के फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करके हम लोग एडवाइस करते हैं। तो इसमें जो मैं बात समझ, सबसे जरूरी चीज है पेशेंट का अपने इच्छा शक्ति यानी विल पावर। और जैसे ढोबले सर ने बताया कि इसमें एक फार्माकोलॉजिकल और दूसरा एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। तो जहाँ फार्माकोलॉजिकल डिपेंडेंस अगर निकोटिन पर है, तो आपने बताया कि उसमें निकोटिन दूसरे रूप में हम दे सकते हैं जो धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और रहा सवाल साइकोलॉजिकल का, तो आपका आसपास का जो वातावरण है वो सकारात्मक होना चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल के रूप में। और मित्रों, जैसा मनीष सर ने बताया कि अगर आपका मित्र वर्ग ऐसा है जो खुद इन प्रवृत्तियों में लिप्त है और आपको इसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, तो आप बजाय तंबाकू छोड़ने के आप मित्रों को छोड़ दें, ताकि आपको वो वातावरण नहीं मिलेगा और आप फिर इस वृत्ति को छोड़ देंगे। मनीष सर, दो चीजें हैं कि आपने कही कि या तो वो धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, या वो एक साथ में एक दिन को विशिष्ट दिन निर्धारित कर ले, उसको एक साथ में छोड़ दें। आपको क्या लगता है कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होगी? ये विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी उसने खुद ने डिसाइड कर दिया कि मुझे छोड़ना ही है, तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे छोड़ सकते हैं। और एक बार उसकी विल पावर जितनी स्ट्रांग है, वो कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, वो नहीं पीना है, नहीं पीना है। लेकिन ऐसे बहुत चांसेस ऐसे कम रहते हैं। और ऐसा एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी है, जितने लोग स्मोक करते हैं उसे एवरी थर्ड पर्सन वो छोड़ना चाहता है लाइफ में, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल जो एक डेटा है अवेलेबल, उससे लगता है हर आदमी को एक बार चालू करने के बाद वो खुद सोचता है कि वो इसको छोड़ना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। तो एक विल पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विल पावर आदमी की अलग अलग तरीके से बन जाती है। कुछ प्रॉब्लम में से कुछ होगा, कभी स्ट्रेस आदमी कम करने के लिए चालू करते हैं। लेकिन ये अगर उसने डिसाइड कर दिया, कभी पेरेंट्स के है, चिल्ड्रंस है, कोई कुछ कभी सुना है, कभी कुछ केसेस ऐसे ओरल कैंसर के केसेस देखे हैं, कुछ डेथ देखे हैं, ऐसे कुछ काफी रीजन लाइफ में होते हैं, उस वास्ते वो आदमी कभी कभी छोड़ सकता है। तो उस वास्ते हमें उसको हमेशा एक एक्सपोज करना चाहिए कि ये करने से इतने लॉसेस है, वो छोड़ सकता है। अभी उस वास्ते हमने आईडिया ने नियर अबाउट 2000 टोबैको सजेशन सेंटर्स कंट्री में चालू किए हैं,
हर डेंटल क्लिनिक में उसको वो लोगों ने ट्रेनिंग लिया है कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे उसको मेडिकेशन देना है। और हमारा प्लान है ये 5000 सेंटर्स इन नेक्स्ट 1 ईयर में हमें नियर अबाउट अनदर 3000 चालू करने के हैं। और हम हमारे डेंटिस्ट को सबको रिक्वेस्ट करके और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के उसमें इंटरेस्ट लेने को हम कर रहे हैं। और काफी लोग भी इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं। हर महीने को 100-150 ऐसे टोबैको सीजेशन सेंटर बन जाते हैं। और बाद में टोबैको की वजह से जिसको अल्सर हो गया है, वो अल्सर हील नहीं होता है, उसके लिए हमने एक स्पॉट सेंटर चालू किए बनाने को। एक स्पॉट सेंटर भी नियर अबाउट मोर देन 500 स्पॉट सेंटर, जिधर ओरल कैंसर डिटेक्शन पहले हो जाता है। मीन्स उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ओरल कैंसर डिटेक्शन कैसे करने का। और डेंटिस्ट एक ऐसा ही प्रोफेशन है जिसके थ्रू ओरल कैंसर डिटेक्शन हो जाता है। तो ये मीन्स हम एक अर्ली एज ऑफ द लाइफ उसको डिटेक्शन अर्ली कर दिया तो ओरल कैंसर 100% प्रिवेंटेड है। टोबैको के रिलेटेड डिसीजेस जो है वो 100% प्रिवेंटेबल है। तो प्रिवेंशन इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिवेंशन के लिए हम सबको मोटिवेट कर देते हैं, प्रिवेंशन होना चाहिए। ये देखिए, इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं। नियर अबाउट 24,000 करोड़ का गवर्नमेंट रेवेन्यू मिलता है और 27,000 करोड़ एक गवर्नमेंट टोबैको रिलेटेड डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए एवरी ईयर स्पेंड करते हैं। मीन्स हमारा लॉस ही नियर अबाउट 3,500 करोड़ इसमें लॉस है इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। ये तो साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा टू द फैमिली भी है, वो भी काफी बिग है। क्योंकि ये टोबैको कंजम्पशन जो है एक मेनली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में है। और उसी फैमिली में सोर्सेस ऑफ इनकम काफी कम रहते हैं। और सोर्सेस ऑफ इनकम कम रहने के बाद एक पेशेंट अगर उसको ओरल कैंसर हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए कम से कम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक स्पेंड करना पड़ता है। और काफी टाइम ऐसा होता है केसेस रीच हो जाते हैं 3rd नहीं तो 4th स्टेज में। और ऐसे पेशेंट का लाइफ मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, लेस देन 5% इतना मॉर्टेलिटी रेट है। तो आपके माध्यम से एक हम सब मीडिया को हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों तक पहुंचना चाहिए कि टोबैको के जो परिणाम है काफी हार्मफुल है। और टोबैको छूटने के बाद, और छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन छोड़ दिया तो 100% डिसीजेस से आप मुक्त हो जाएंगे। निश्चित तौर से। और जैसा आपने कहा कि ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा प्रचलित है, जहां पर जो उत्पादक वर्ग प्रोडक्ट की एज है उसमें अगर ये चीज होती है और अगर ओरल कैंसर से बच भी जाए तो सर्जरी पर जो डिस्फिगरमेंट होगा, उसका जो चेहरे की विकृति होगी, उसके साथ पूरी उम्र निकालना तो न केवल व्यक्ति के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर समीर जी, जैसा डॉक्टर सर ने कहा कि हम जो प्री कैंसर स्टेज है, जो कैंसर के पहले की स्टेज है, तो आप कुछ ऐसा तरीका हमको बताएंगे कि जिससे व्यक्ति खुद घर में रह के इन चीजों को खुद असेस कर सके, उसकी जांच कर सके। सर, सबसे पहले तो इसमें जन जागृति करना यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस व्यक्ति को अगर यह चीज़ का भान रहेगा, पता रहेगा कि मुझे सेल्फ असेसमेंट करना है, तो वो ये छोटे छोटे साइंस के ऊपर ध्यान दे पाएगा। अदरवाइज वो इसको रूटीन चीज़ समझ के छोड़ देंगे। अब सेल्फ असेसमेंट अगर किसी को करना है तो जैसे अगर उनको पहले जितना उनका मुंह खुलता था उससे उनके मुंह का खुलना कम हो गया, जैसे मनीष सर ने बताया कि मुंह का लचीलापन कम हो जाता है, तो वो व्यक्ति खुद देख सकते हैं, उनको खुद समझ में आते हैं कि जब वो पानी पूरी खा रहे हैं तो उनका मुंह पूरा खुल नहीं पा रहा है। तो वो एक सबसे बेसिक इंडिकेशन होता है। पेशेंट हमारे पास में आके ये बताता है कि पानी पूरी खाते समय मुझे जम नहीं रहा है। उसके बाद में अगर वो अपनी उंगलियां गाल के अंदर डाल के थोड़ा सा फील करने की कोशिश करे तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसकी अभी चर्चा हम लोगों ने की, उस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बैंड्स हमें फील हो सकते हैं। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जो चीज पहले जितना तीखा या जितना गर्म वो पेशेंट पहले खा पा रहा था, अब उतना तीखा या गर्म वो नहीं खा पाते हैं। इसके अलावा कभी कभी सफेद चट्टे, व्हाइट पैचेस, ग्लूकोप्लेकिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो गाल के ऊपर देखने को मिलते हैं।
स्पेशली जहाँ पे तंबाकू दबा के रखा जाता है अपने विदर्भ रीजन में, होठ के अंदर या गाल के पास में, वहाँ पे कोरुगेटेड अपीयरेंस यानी जो एक गाल का स्मूथ पना रहता है वो ऐसा रफनेस हो जाती है, उबड़ खाबड़ गाल दिखने लगता है अंदर के साइड से। और कभी कभी जबान के ऊपर भी काले कलर का हेरी टंग जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ी सी जबान भी रफ हो जाती है और ब्लैक कलर में हो जाती है। तो ऐसे कुछ चीजें रहती है जो पेशेंट सेल्फ असेस कर सकता है। और उसके अलावा अगर कहीं पे गांठ हो गई है या ऐसा कोई छाला है जो बहुत दिनों से नहीं भर रहा है, तो जैसे हमारे आदरणीय दोबड़े सर ने बताया, तो वो अपने आसपास के स्पॉट सेंटर पे जाके या किसी अन्य दंत चिकित्सक के पास में जाके उस चीज की वो जांच करवा सकते हैं कि कहीं ये प्री मैलिग्नेंट लीजन यानी कैंसर के पहले की स्टेज तो नहीं है। तो इस तरीके से पेशेंट्स को या जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनको खुद अवेयर रह के अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। और ये जागृति काम भी जैसा सर ने कहा कि हमारे जो कुछ सेंटर्स जो है जहाँ पर टोबैको सिजेशन सेंटर, वहां पे बात बताई जाती है, उसे मैं मानता हूँ। मनीष सर, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं या किशोर होते हैं वो अपने रोल मॉडल, अगर वो स्मोकिंग या टोबैको का प्रचार कर रहे हैं, उनको देख कर सीखते हैं, या इसमें मीडिया जो होता है उसका काफी महत्वपूर्ण रोल है। आप क्या सलाह देंगे? ये बात आपकी सही है। जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं या फिल्म स्टार्स हो गए हैं, क्रिकेटर्स हो गए हैं, या फिर जो भी सक्सेसफुल आदमी हैं जिसको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं, वो हमारे लिए काफी बड़ा एक रोल अदा करते हैं कि हम किसी चीज को आगे फॉलो करें या नहीं करें। लास्ट फ्यू इयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईडीए के एडवाइजरी पे काफी रूल्स अमेंड करे हैं। आपने देखा होगा कि फिल्म्स और इवन स्पोर्ट्स में जो जितनी टोबैको कंपनीज होती है उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग बंद हो चुकी है। आप उनके होर्डिंग स्लोगन्स कहीं नहीं देख सकते हैं। तो इवन अभी लास्ट 2 इयर्स पहले हमने इंदौर में भी कुछ होर्डिंग्स लगे थे, उस पर हमने बाकायदा कंप्लेंट करी, तो विद इन 2 आवर्स उनको होर्डिंग्स निकालने पड़े। और नाउ डेज आईडीए खुद अपना इनिशिएटिव लेके आए। जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो 31 मई को एक कैंपेन कर रहे हैं कि जो अपने युवा वर्ग हैं उनको प्रमोट करने के लिए कि इस व्यसन के प्रति अपना रुझान नहीं करें। और बट नेचुरल आईडीए की जो टीम है वो कॉन्स्टेंटली अपने गवर्नमेंट का वर्क करती है और प्लस अपनी एडवाइजरी देती रहती है, ताकि जितने भी रूल्स जो बन चुके हैं टोबैको के कंट्रोल करने के लिए, इवन कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं बेच सकते हैं, तो हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे ताकि हमारी युवा पीढ़ी है वो इसके चुंगल में ना आने। नहीं, आप निश्चित अभिनंदन के पात्र हैं। इसलिए अभी जहां भी कहीं अगर टीवी पे कोई सीन आ रहा है या मूवी का सीन आ रहा है, तो पुराने जमाने का होता है उसमें लिख के आता है कि भी स्मोकिंग इज जस्ट टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के हम अंतिम मोड़ पर हैं, तो इस महत्वपूर्ण दिन पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं, मेक इंडिया टोबैको फ्री। अपनी कंट्री को टोबैको को मुक्त होना चाहिए। और इसके फायदे ऑलरेडी हमारी कंट्री में बहुत से प्रॉब्लम्स है, और हर प्रॉब्लम को जितने चैलेंजेस है उसको टैकल करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। हेल्थ में हमारा हेल्थ का बजट है जस्ट 1.3 जीडीपी है, जो इवन छोटे छोटे जो कंट्री है उससे भी हमारा एक हेल्थ बजट कम है। तो ये सब इम्प्रूव होने के लिए अगर खाली बजट बढ़ा के कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ में हमें ये भी कोशिश करनी पड़ेगी जो टोबैको रिलेटेड डिसीजेस है वो हम 10 मिलियन 1 मिलियन इतने डेथ हो जाते हैं वो उतने कम हो सकेंगे। हम एक स्वस्थ भारत हो सकते हैं। और ये करने के लिए सभी ने अगर प्रयत्न कर दिया, सब डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, समाज, जो समाज के हित चिंतक है, एनजीओज है, सबने मिला के और आपके मीडिया के मार्फत लोगों तक पहुंचना और लोगों ने ये सुनना, इसके जो लॉसेस है डेफिनेटली हम ये नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स में इसका परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाए। अभी लास्ट गेट कंट्रोल से अगर देखा जाए जो कुछ मूवमेंट्स कंट्री में हो गए, 5 to 6% टोबैको कंजम्पशन कम हो गया है। ये भी रिजल्ट है हमारे पास लास्ट 2 to 3 ईयर का। तो इसका मतलब यह है कि आगे चल के हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी।
निश्चित, ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी बीमारी हो तो बीमारी पे आप खर्च करते हैं, बजाय इसका हम प्रयत्न करें कि हम बीमार ही नहीं पड़े, तो हमारे बीमारी पे होने वाला खर्च भी बच जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी वो भी बरकरार रहेगी। तो हमारा देश का हर नागरिक, हर सिटीजन देश को बढ़ाने में काफी मददगार सिद्ध होगा। मित्रों, हमने कोशिश की कि हमारी पूरी पैनल यह कार्यक्रम आपको रोचक और जानकारी देने वाला हो। हमारी कोशिश किस हद तक सफल हुई इसके निर्णायक आप और केवल आप हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें अपनी सूचना भेज सकते हैं। समय की अपनी सीमा है, मुद्दे बहुत है बातचीत करने को, लेकिन समय को देखते हुए हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर बात होगी। डॉक्टर ढोबळे सर, डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर समीर सर, इतनी रोचक चर्चा आपने हमारे दर्शकों को जो हमारी जानकारी दी, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।